कैलिस्टो उपग्रह पे हुए अचानक हमले से देवयानी मूर्छित हो गई थी। जब उसने होश में आने के बाद अपनी आंखें खोली तो खुद को एक लोहे के कटीले तारों से बनाए गए पिंजरे में कैद पाया। उसके चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ उसके पिंजरे के ऊपर एक सफेद रोशनी की धारा आ रही थी। उसका ध्यान तुरंत कवच पर गया, जिसे कुलगुरु ने रक्षक को ढूंढने में मदद करने के लिए दिया था, लेकिन वो भी उसके पास नहीं था। जैसे ही देवयानी को एहसास हुआ कि कवच उसके पास नहीं है और ना ही उसके पास उसकी ऊर्जा का स्रोत उसका कंगन है, तो उसने तुरंत गुस्से से चिल्लाना शुरू किया, कोई है यहां? कोई मेरी बात सुनो। कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं रहा था, तो उसने उन कटीले तारों को हाथ में लेकर झिझोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इतने में पूरे परिसर में रोशनी हुई और वहां खड़े लोगों को देखकर देवयानी का चेहरा भयाक्रांत हो गया और वो समझ गई कि वो किसी मुसीबत में फंस चुकी है। सिद्धार्थ अपने पिता महेश के साथ मछली पालने के लिए तालाब की खुदाई कर रहा था कि इतने में उसका फोन बजा और रिया का नाम स्क्रीन पर उभर कर आया था। नमस्ते मैडम, सिद्धार्थ ने फोन उठाते ही कहा। सिद्धार्थ, ये टमाटर और बाकी के अन्य सब्जियों में तुमने कौन सी खाद डाली है? काफी टेस्टी लग रहे हैं। कहां से लिया है इसे? रिया की उधर से आवाज आई। जी, मैंने इसे अपने खेतों में ही उगाया है और घर की बनी खाद डाली है, सिद्धार्थ ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। एक और बात सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई, हमारा एलीट क्लास का एक होटल है जिसमें सिर्फ रईसों का आना जाना रहता है। अगर तुम्हारे पास ऐसी सब्जियां और मात्रा में हो तो हम सारी खरीद लेंगे और तुमको बाजार मूल्य से दुगना दाम मिलेगा। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद रिया ने उसे जवाब देते हुए कहा। दुगने दाम की बात सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा खिल गया और वो खुशी से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप किसी को सामान उठाने के लिए भेजिए, तब तक मैं आपके लिए पैकिंग शुरू करवाता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर रिया ने डील डन कर दी थी और उसके बाद फोन कट गया था। फोन कटने के बाद रिया ने अमन की ओर देखा और कहा, अमन, कल तुम सिद्धार्थ के गांव जाओगे और उसके पास जो भी सब्जियां तैयार होंगी सारी लेकर आओगे। इतना कहते हुए जैसे ही वो वहां से चलने को हुई, अमन ने उसे टोकते हुए कहा, लेकिन मैम, मैं ही क्यों, कोई भी जा सकता है, कल हमारी मीटिंग्स में भी तो कई सारी। कहते हुए उसने बहाना बनाने की कोशिश की। उसके दिमाग में अभी वो भेड़िया तैर रहा था जिसको उसने सिद्धार्थ के साथ देखा था। तुम ही जाओ, कुछ खास वजह है उसके पीछे, और ध्यान रहे उनसे इस हिसाब से डील करना कि वो और किसी को ये ना बेचें। रिया ने अमन को आदेश सुनाते हुए कहा। हालांकि अमन जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा। अगले दिन सुबह उसने अपने साथ 2 आदमियों को और एक कंटेनर को लिया और सिद्धार्थ के गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने सिद्धार्थ के गांव की सीमा में प्रवेश किया, उसके सामने उसी भेड़िए की तस्वीर घूम गई। उसके कान के बगल से पसीने की बूंदें उसके गालों से लुढ़क गई। उसकी ऐसी हालत देखकर गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने उससे सवाल किया, एसी बढ़ा दूं सर, शायद आपको गर्मी लग रही है। उसके इस तरह से सवाल पूछने से अमन थोड़ा चिढ़ गया और उसने ड्राइवर को कोई जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल करते हुए बोला, ये बताओ, कभी आपकी डर की वजह से फटी है कि नहीं? उसका सवाल सुनकर ड्राइवर और उसके साथ बैठे अन्य लोगों की हंसी छूट गई और ड्राइवर हंसते हुए बोला, हाँ सर, एक बार। तो क्या उस टाइम एसी में बैठने से पसीना आना बंद हुआ था? अमन ने फिर से पूछा। नहीं सर, ड्राइवर ने जवाब दिया, यहाँ डर के मारे फटी है और तुमको एसी की सूझ रही है। चुपचाप गाड़ी चलाओ और बिना पूछे शीशा मत खोल देना। अमन ने थोड़ा गुस्से में कहा तो ड्राइवर सकपका गया। वो पहले कई बार अमन के साथ लंबे और घने जंगलों के बीच गया था, लेकिन अमन को उसने कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। आज उसकी ऐसी हालत देखकर उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। सिद्धार्थ का घर आ गया था। अमन ने कार में बैठे बैठे ही अपने आदमियों को सब्जियों को कंटेनर में लादने का आदेश दिया। सिद्धार्थ ने सारा सामान लोड कराया और अमन के आदमियों ने उसे पेमेंट दिया और फिर वो चले गए। आज सिद्धार्थ को सुबह से ही रॉकी की बहुत याद आ रही थी। उसने कई दिनों से उसका कोई हाल खबर नहीं लिया था। उसने अमन और उसके आदमियों को जाने के बाद गुल्लू को साथ लिया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने और गुल्लू ने आवाज देनी शुरू की, रॉकी, रॉकी।
रॉकी, रॉकी, दोनों बारी बारी से पुकार रहे थे। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर झाड़ियों के बीच लेटा हुआ रॉकी उठकर भागा और सिद्धार्थ के ऊपर छलांग लगाकर कूद गया और फिर उसे चाटने लगा। थोड़ी देर बाद वो सिद्धार्थ से अलग हुआ और उसके सामने बैठ गया। गुल्लू उसके ऊपर कूदते हुए खेलने लगा। फिर सिद्धार्थ ने उससे कहा, उस दिन के लिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, कभी कभी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी एक गलती हुई थी। रॉकी की आवाज में थोड़ा दर्द भरी हुई थी। कैसी गलती? सिद्धार्थ ने उत्सुकता के साथ सवाल किया। फिर कभी बताऊंगा। रॉकी ने उसकी बात टाल दी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया है? सिद्धार्थ थोड़ा मुंह लटकाकर बोला। इससे पहले कि रॉकी कुछ जवाब देता, गुल्लू दार्शनिक अंदाज के साथ बीच में बोल पड़ा। हम इंसानों के जैसे थोड़े हैं कि बात दिल में दबा कर रखें। हमारा एक ही चेहरा होता है, हमारे अंदर कई चेहरे नहीं होते। माफ किया तो माफ किया, और तुमने तो हमारी जान बचाई है, हमारे कई सारे गुनाह माफ होंगे। यह कहते हुए गुल्लू की बात में गहराई बहुत थी और सिद्धार्थ ने उस गहराई को परख भी लिया था। देखो गुल्लू साहब, तुम्हें ना ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। जितना दिमाग तुम खाने और बाकी की फालतू की बातें करने में लगाते हो, उतना ध्यान अगर ये सोचने में लगा देते कि मेरा साइज रॉकी की साइज से इतना कम क्यों है, तो तुम अब तक काफी बड़े हो गए होते। सिद्धार्थ ने ऐठन के साथ जवाब दिया। गुल्लू को सिद्धार्थ से इस तरह से जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसका मुंह लटक गया और वो रॉकी के ऊपर से उतरकर जमीन पर बैठ गया और फिर सोचते हुए बोला, अगर खाने पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो साइज और वजन कैसे बढ़ेगा? पता नहीं कैसे तुमने इतनी कलाएं सीख ली, जबकि पता तुमको कुछ भी नहीं है। गुल्लू ठिठोली करते हुए बोला। गुल्लू के इस तरह से ठिठोली करने से सिद्धार्थ हंस पड़ा और उसके साथ साथ गुल्लू और रॉकी भी हंस पड़ा था। वो लोग आपस में मस्ती किए जा रहे थे कि उसी बीच रॉकी ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम अपनी टोकरी लेके आए हो क्या सिद्धार्थ? हाँ, क्यों? सिद्धार्थ ने उससे सवाल किया। तुम्हें आज अपने सीक्रेट खजाने का राज दिखाने वाला हूं, मेरी पीठ पर बैठो, रॉकी ने उससे कहा। सिद्धार्थ ने टोकरी पीठ पर टांगी और गुल्लू को उसी में बिठा लिया। फिर रॉकी उसे लेकर चल पड़ा। पहाड़ों के पीछे एक झुरमुट को पार करने के बाद रॉकी सिद्धार्थ को लेकर एक गहरी गुफा के अंदर घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, गुफा चौड़ी होती जा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो तीनों एक खुली जगह में आ गए। वहां के दृश्य देखकर सिद्धार्थ का दिल हिलोरे मारने लगा। गुफा के अंदर एक अलग ही जंगल बसा हुआ था। वहां सिर्फ जंगल ही नहीं, उसकी अपनी अलग नदी, अलग पहाड़, अलग झरना, यहाँ तक कि अपना अलग हरा भरा आसमान था। चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की तैरती हुई मछलियां, यहाँ तक कि नदी की सतह एकदम साफ दिखाई दे रही थी। झरने की कलकल करती आवाज किसी का भी मन मोह लेने वाली थी। कुल मिलाकर वहां का वातावरण ऐसा था कि अवसाद अपने आप दूर हो जाए। सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। उसने अंगड़ाई भरी और रॉकी से कहा, यार तुमने तो मुझे जीते जी ही स्वर्ग की सैर करा दी। अगर कोई पूछेगा कि स्वर्ग कैसा दिखता है तो मैं उसे बता सकता हूँ कि मैंने देखा है। कहते हुए उसने रॉकी को गले से लगा लिया। अगर तुम दोनों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो मुझे भी इसमें से निकाल दो, मैं भी जीते जी स्वर्ग के नजारे देख लूं। टोकरी के अंदर से गुल्लू की आवाज आई। उसके इस तरह बात करने के अंदाज से फिर से सिद्धार्थ और रॉकी दोनों हंस पड़े। सिद्धार्थ ने पीठ पर टंगी टोकरी उतारी और गुल्लू को उसमें से निकाला। गुल्लू ने भी जब वहां का नजारा देखा तो सम्मोहित हो गया। सिद्धार्थ ने वहां लगे हुए तरह तरह के फलों को तोड़कर टोकरी में भरना शुरू किया और उसने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे यहाँ लेकर आ रहे हो तो मैं कई सारी टोकरियां लेकर आता। तुम इंसानों का तो लालच खत्म ही नहीं होता। अब आज ही तोड़कर सब खत्म कर देते तो फिर आगे जरूरत ही नहीं थी ना। गुल्लू ने फिर से तंज कसते हुए कहा। पहले तो गुल्लू का तंज सिद्धार्थ को दिल तक लगता था, लेकिन अब उसे गुल्लू का तंज समझदारी भरा और चुटीला लगने लगा था। उसे महसूस होता था कि इंसानों ने सिर्फ विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति को कितना खोखला कर दिया है। इसलिए
अब पहाड़ों पर भूस्खलन जैसी समस्या रोजमर्रा में शामिल हो गई है। उसे आज भी महसूस हुआ कि गुल्लू सही कह रहा है। उसने मुड़कर गुल्लू से कहा, तुम सही कह रहे हो, हम रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे, जिससे इस स्वर्ग की खूबसूरती ऐसे ही बरकरार रहे। तुम इंसानों के अंदर ये एक खासियत भी है कि तुम किसी बात को जल्दी समझ जाते हो। अगर तुम चाहो तो अपने इलाके में ही ये स्वर्ग ला सकते हो। कहते हुए गुल्लू गंभीर हो गया और फिर तीनों मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ ने काफी मात्रा में फलों को इकट्ठा कर लिया था। उसकी टोकरी भर गई और वो रॉकी और गुल्लू को लेकर उस गुफा के अंदर से पैदल ही बाहर निकलने लगा। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, गुफा संकरी होती जा रही थी। सिद्धार्थ के फोन की फ्लैशलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने शून्य नजर आ रही थी। जब वो लोग गुफा के बाहर पहुंचने वाले थे, तभी अंधेरे में आगे चल रहे गुल्लू को सामने चमक रही दो आंखें दिखाई दी, जो कि बेहद ही खूंखार लग रही थी। उसने पीछे हटकर सिद्धार्थ से कहा, वहां कुछ है। गुल्लू ने जैसे ही इतना कहा, सिद्धार्थ के पीछे चल रहा रॉकी कूदकर आगे आ गया। रॉकी की नजर जैसे ही उन आंखों पर पड़ी, उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा पीछे हट जाओ, आज तो ये रहेगा या मैं। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन रॉकी के कहने पर वो पीछे हट गया। रॉकी ने जोर से दहाड़ते हुए दौड़ लगाई और जाकर एक बहुत तेज टक्कर उस आकृति को मारी और वो किकियाते हुए गुफा से बाहर जा गिरी। सिद्धार्थ भी उनके पीछे दौड़कर पहुंचा और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसके सामने चल रहा दृश्य किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी था। आखिर कौन था जिससे लड़ने के लिए तैयार हो गया था रॉकी, और क्या होने वाला था इस लड़ाई का अंजाम? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।